इख्तियार, इनका चुनाव, इंतखाब अदब का, ज़बान का। अब नज़्म याद रह जाती है लोगों को, शेर याद रह जाते हैं, एक बार सुनते हैं तो यह याद रहता है। अभी कुछ रोज़ पहले भी आज की पौध के लिखे हुए अशार इनसे सुन रहे थे कि उसमें चुनिंदा अशार क्या हैं, आज के शायर किस तरह बात कर रहे हैं, आज के नौजवान किस तरह लिख रहे हैं। और ये कृष्ण चंद्र का अफसाना पूरा सुना जाते थे, पूरा अफसाना उनका। मुझे मेरी याददाश्त नहीं है, उस तरह कह नहीं पाता, लेकिन जब ये सुनाते वो उस पैराग्राफ पे आते थे और कमाल करते थे कि अफसाना कृष्ण चंद्र का महालक्ष्मी के पुल। महालक्ष्मी, मैं तुमसे इश्तराकी बनने को नहीं कहता, मैं तुम्हें कम्युनिस्ट होने को नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ तुम महालक्ष्मी पुल के इस तरफ हो या महालक्ष्मी पुल के उस तरफ। तो जब सुनाते थे तो नज़्म की तरह मसनवी सुना गए पूरी। ये बहुत बहुत कम क्या, मुझे तो और कोई नज़र भी नहीं आया जो इस तरह से मसनवी की तरह सुना दे और ये बात कर जाए। परछाइयाँ, मुन्नी कबीर आने वाली थी, मुन्नी कबीर ने मुझसे उसकी जल्द पीछी, तो मुझे साहिर साहब ने वो दी थी परछाइयाँ की कॉपी, तो मेरे पास थी महफूज अब तक। तो उन्हें वो साहिर साहब पर वो एक डायरी बना रही, उसमें परछाइयाँ फिल्म का जिक्र आया, मैं परछाइयाँ किताब का जिक्र आया, तो मेरे पास एक थी, मैं कहा मैं ढूंढता हूँ, मैं निकाल दूँगा, है मेरे पास। तो मैंने ऐसे जिक्र किया, फ़ोन किया जावेद साहब को, तो मैं कहा किताब वो परछाइयाँ हैं आपके पास? नहीं, आप कहिए तो मैं सुना देता हूँ पूरी किताब है परछाइयाँ। आप क्या पूछ रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं उसमें? वो परछाइयाँ आज भी याद है, आज भी किसी वक्त आप कहिए पूरा सुना देंगे। हाँ, और मतलब कितने मेरा जुड़ाव पता नहीं और किसका किस तरह है, लेकिन मेरा जुड़ाव मुझे लगता है कुछ अलग तरह से है जावेद साहब तो बहुत ही अलग तरह से। वो जादू और साहिर और जादू, वो एक वाक़या है, वो अभी नहीं सुनाना चाहता, वो उदास हो जाती है, लेकिन आपने ट्रांसलेट किया। जी हाँ, वो मुझे एक वाक़या सुनाया ऐसे बात करते हुए जावेद साहब ने, तो अब मैं वो वाक़या नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन इतना बताऊँ कि मैंने वो लिखा और लिखने के बाद मैंने इजाज़त चाहिए, मैं कहा मैं ये लिख लूँ। मैं उस ज़माने में कुछ बायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरीज़ लिख रहा था कि जैसे बायोग्राफिकल नॉवेल्स होते हैं, वाई नॉट ए शॉर्ट स्टोरी। तो मैं कुछ बायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरीज इस तरह की जो, तो उस तरह से जिसमें वाक़यात सही हो, नाम सही हो, जो वही बात हो जो हुई। तो जब वो वाक़या सुना ना, तो मैं कहा जावेद साहब मैं ये लिख लूँ? हाँ लिख लीजिए। इजाज़त मिल गई, मैंने लिखी, लिख के मैंने भेजी थी आपको ताकि अप्रूव करा लूँ, कोई गलत बात। तो उनका फ़ोन आया मुझे, कहने लाल साहब हद कर दी, आपने मेरी ही बात पे मुझे रुला दिया। आई रिमेंबर दैट हैपन। और वो है वो लिखी। तो ये इट्स एन while I'm talking all this, it's in the book and beyond the book. आपकी जादूनामा, ये जादू जो उसमें है किताब में और जादू के बाहर भी, उस किताब के बाहर। अब हम एक इंटरेक्शन रखते हैं, आप लोग भी इनसे पूछिए, बात करें, अच्छा रहेगा अगर एक अच्छी सी बात हो। एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ, साहिर साहब के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो बड़े कमाल है। साहिर साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि विविध भारती पे जब गाने आते थे तो उसमें गायक का नाम होता था और संगीतकार का नाम होता था, सिर्फ उतना। साहिर साहब ने प्रोटेस्ट किया और ये कि गाने राइटर्स एसोसिएशन में पास करा कि ये गाने नहीं दिए जाएंगे रेडियो पर, वो वहाँ नहीं जाएंगे जब तक गीतकार का नाम नहीं देंगे। और वो गीतकार का नाम शामिल हुआ साहिर साहब की वजह से। जावेद साहब जब
राज्यसभा के मेंबर थे। ये आदमी अंडरस्टैंड एवरी मूव ऑफ पॉलिटिक्स विदाउट बीइंग अ पॉलिटिशियन। ये कमाल है जावेद साहब आपका, वो समझते हैं पूरी पॉलिटिक्स, बट ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। और ये राज्यसभा के मेंबर जब हुए, इन्होंने वो काम किया जो बहुत बड़ा साहिर साहब से भी आगे का। इन्होंने जो कॉपीराइट हर हिंदुस्तान के हर ज़बान के हर शायर, हर अदीब, हर राइटर के लिए वो सांकल जो ब्रिटिश पीरियड से चली आ रही थी, जो अभी तक चूकती नहीं थी, कहीं ना कहीं हाथ में कहीं गले में पड़ी हुई थी, उससे आज़ाद करवाया हिंदुस्तान के हर राइटर को, हर शायर को। ये बहुत बड़ा काम है आपका। आई विश यू हैड स्पोक कि आप इसकी तफसील अगर बयान करते तो इस किताब में महफूज हो जाती, ताकि वो तारीख़ के लिए सनद रहे पूरी तफसील के कैसे पहुँचे आप वहाँ तक। शुक्रिया। सॉरी आप वो जो जिन शहरों में आप रहे हैं उनका भी थोड़ा हाथ रहा है। लखनऊ में अदब सिखाया जाता है, मुंबई में हम सीधी बात करते हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी में, अलीगढ़ में क्या होता है, थोड़ा कटाक्ष, थोड़ा सेटायर का इस्तेमाल होता है। किसी ने दरवाजे पे खटखटाया, सामने से कोई निकला, बोला अरे मैयत तो उठी नहीं हमारी, आप कैसे आ गए? तो वो बात वही होती है, लेकिन ज़रा नमक मिर्च लगा के तो कॉन्वर्सेशन ज़रा स्पाइसी हो जाता है। तो जावेद साहब की एक अच्छी बात यह है कि वो उसी बात को एक ऐसे अंदाज में आपसे कहेंगे कि आप 5-10 मिनट तक उसी पे सोचते रहें कि वाह ये जुमला ये लाए कहाँ से। तो वो कॉन्वर्सेशन स्किल्स कुछ ऐसी हैं जो ख़ास तौर से पार्लियामेंट में जब हमने इनकी देखी तो हम वाह वाह करते रह गए। और अफसोस कि इस वक्त इस संसद में नहीं है, उन्हें होना चाहिए था, ऐसे लोगों को होना चाहिए। माइक हम देते हैं आपको और प्लीज़ फील फ्री टू कन्वर्स डायरेक्टली। जी आदाब, मेरा नाम वजीहुद्दीन है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। गुलजार साहब ने कहा कि झगड़ा नहीं करते, आप लड़ाई नहीं करते, लेकिन मुझे याद आता है किसी बॉम्बे में कई साल पहले डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की किताब का इजरा हो रहा था, खुशवंत सिंह भी वहाँ थे, और वहाँ बात खुदा की चल रही थी, डिस्कवरी ऑफ गॉड की बात हो रही थी। तो खुशवंत सिंह को डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने कहा था कि तुम जो है खुदा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हैव पीस विथ गॉड एंड आई विल प्रॉमिस अ प्लेस इन जन्नत। अब न खुशवंत सिंह है न रफ़ीक ज़करिया है, मैं तो जन्नत की ज़मानत नहीं दे सकता आपको, लेकिन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ इस महफिल में, कि खुदा से आपका झगड़ा क्यों हो, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या राज है जो आज तक आपसे खुदा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सका। सर वो जन्नत में मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं है, केला वहाँ मिलता नहीं है जो मेरा सबसे अमरूद नहीं है वहाँ, तो जो मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं वो जन्नत में नहीं, तो हो सकता है कि जहन्नुम में हो, तो मैं इसलिए जन्नत जाने की कभी कोशिश नहीं करता। लेकिन लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, ये बात तो सही है हंसी मजाक के लिए। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं ऑन अ स्लाइटली मोर सीरियस नोट कि व्हाई आर यू एन एथीस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इस वजह से। जी सर, माइक दीजिए। अभिजात सर, जब शबाना जी पढ़ रही थी तो उन्होंने एक लाइन पढ़ी कि 5 डेकेड्स पहले आपने तय कर लिया था कि आप अमीर बनोगे, तो इस प्रोसेस में आपने हमें कितना अमीर किया है उसका आपको अंदाज़ा है क्या? क्योंकि आपके डायलॉग हमारे डीएनए में है। आज भी कोई नया स्क्रीन पे लिखते तो सबसे पहले दीवार और शोले पढ़ ही लेते हैं। विट जो है वो बर्नार्ड शॉ और ऑस्कर वाइल्ड के लेवल की है। अभी जो आप दोनों बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था हम विंबलडन फाइनल देख रहे हैं, फेडरर और नडाल की। आप चारवाक के डिसेंडेंट है सर मेरे हिसाब से। और गुलजार साहब ने जो बताया कि ह्यूमन राइट्स और आर्टिस्ट के राइट्स दोनों के लिए इतना संघर्ष किया है, और आप दोनों में शायद कन्फ्यूजन लोगों को होता होगा क्योंकि आप दोनों एक दो ही है जो साहिर साहब और शैलेंद्र साहब के क्लियरली डिसेंडेंट्स है। तो ये जो रिचनेस है पूरी, ये जो रेंज है, जो अनबिलीवेबल, जो वर्ल्ड में शायद अनबिलीवेबल, इसका कोई पैरेलल नहीं होगा। तो आप मेरे मास्टर है क्लियरली। आपके मास्टर्स कौन है? आपका जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ जीवन से है या कोई खास लोग हैं
जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड हैं? देखिए, अगर आप एक जगह से लेते हैं आप, तो यू आर अ प्लेजरिस्ट, और अगर 25-30 जगहों से लेते हैं, देन यू आर अ रिसर्च स्कॉलर. सो आई एम अ रिसर्च स्कॉलर. फैक्ट ये है कि अगर हम अपना ऑन अ मोर सीरियस नोट, अगर हम अपना दिमाग खुला रखें, तो कौन है अच्छा राइटर या अच्छा पोएट, वो किसी भी ज़बान का हो, किसी दौर का हो, किसी ज़माने का, जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल सकता? कौन से अच्छा प्रोज राइटर है स्टैंडर्ड का, जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल सकता? लेकिन ये कि कभी कभी लोग वो जो भक्त हो जाते हैं, वो बड़ी गड़बड़ है. कहीं भी नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है. तो उसमें ये होता है कि हम एक आदमी की बाज़गश, जैसे एको कहिए, वो हो जाते हैं, तो फिर आवाज़ नहीं बन पाते. ज़रूरी ये है कि हम अच्छी बातें बहुत लोगों से सीखें. तो फिर जब हम 10 जगह से 10 पोइट से मुतासिर होंगे, 20 पोइट से मुतासिर, जब हम 20 बड़े बड़े राइटर्स से मुतासिर होंगे, तो हमको फिर उस सब मिल के वो अमलगमेट होके एक नई आवाज़ बनेगी जो आपकी अपनी होगी. देन यू वोंट बी एन एको, यू विल बी अ वॉइस. ये ज़रूरी है. तो मेरी खुशकिस्मती यही है कि मुझे ये सब देखने को, पढ़ने को मिला. जिस माहौल में था, जिन जिन जगहों पे गया, वहाँ था. तो वो चाहे क्लासिकल पोइट्री हो, या प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की पोइट्री हो, या मॉडर्न हो, या पोस्ट मॉडर्न हो, मैंने कभी ये नहीं सोचा अरे साहब ये तो ख़राब लोग हैं. हर जगह अच्छी पोइट्री और अच्छे पोइट्स में मिलते हैं. राइटर्स में क्लासिकल, मैं जब कॉलेज जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि तुम क्लासिक्स पढ़ो, लेकिन अगर तुमने सिर्फ क्लासिक पढ़े तो वक्त से पहले बुढ़े हो जाओगे. इसलिए तुम जो रेलवे स्टेशन पे पेपर बैग्स मिलते हैं, थ्रिलर्स मिलते हैं, जो मिल्स एंड बून्स की हैं, वो जेम्स हार्टली जो है, अर्ल स्टैनली गार्डनर जो है, तुम वो भी पढ़ो जब तुम बैल्ज़ैक को पढ़ रहे हो, टॉल्स्टॉय को पढ़ रहे हो, ताकि तुम में एक खिलंड्रापन भी बाकी रहे, एक लाइट हार्टेडपन भी रहे, और वो संजीदगी और डेप्थ भी आए जो तुम्हें बैल्ज़ैक देगा, या टॉल्स्टॉय देगा, या हेमिंग्वे देगा. तो अगर सिर्फ हम वो पढ़ने लगे कम उम्र में, तो हम बहुत जल्दी हमारे दिमाग के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, सर के हो ना हो. तो जी, तो ये असल में कुछ ऐसा मेरे साथ रहा. तो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ता रहा और डिफरेंट सोर्सेज से मुतासिर हुआ, वो चाहे क्लासिकल पोइट्री हो या फोक पोइट्री हो. अच्छा, हम लोग फोक को ज़रा नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ लिरिसिस्ट होने के लिए गुलजार साहब मुझसे बेहतर बता सकेंगे. आपको कोई ग्रेट पोएट है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वर्सटिलिटी चाहिए आप में. और वर्सटिलिटी सिर्फ आती है जब आप एक्सपोज हुए हैं हर तरह की ज़बान, हर तरह के लिटरेचर. तब आपको अगर किसान का गाना लिखना है तो एक तरह लिखेंगे, और एक मुग़ल बादशाह का गाना लिखना है तो दूसरी तरह लिखेंगे, और एक रॉक स्टार का गाना लिखा है तो तीसरी तरह लिखेंगे, और अगर एक घरेलू सीधी सी औरत जो एक भजन गा रही है उसका, तो आपके पास वो वोकेबलरी, वो रेपर्टोयर आपका जो है, उसमें सब कुछ होना चाहिए. तो एक से मुतासिर होंगे तो बर्बाद हो जाएंगे आप, वो नहीं चलेगा. तो ये मेरा ख्याल है. तो अच्छी बात ये है कि हम, और मैं समझता हूँ जो भी आज हैं उनमें खूबी यही होनी चाहिए कि अब भी क्या हुआ है इस जनरेशन को, उसका इनटेक उतना नहीं है जितना आउटपुट है. तैयारी एक जो म्यूज़िक की होती है, लफ्ज़ है म्यूज़िक में तैयारी, वही शायरी में भी है, वही स्क्रिप्ट राइटिंग भी है, वही डायलॉग राइटिंग में भी है. तैयारी थोड़ी कम, टैलेंट कम नहीं है, तैयारी कम. मैं लास्ट से, माफ़ कीजिए, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं राजदीप सरदेसाई. अब वो अंग्रेज़ी के जर्नलिस्ट हैं, तो बीच में उन्हें ख्याल आया शायद कि भाई मैं इतना कामयाब अंग्रेज़ी का जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं हिंदी में भी एक अगर इंटरव्यू वगैरह किया करूँ तो और भी ऑडियंस तक पहुँचूँगा. तो उन्होंने हिंदी में एक शुरू किया, और मेरी किस्मत के पहला आदमी मैं था. तो वो जैसे भी अपनी ज़बान से थोड़े अटक के, कूद के, फांद के सवाल कर रहे थे.
आखिरी सवाल उनका, चूँकि अभी आपने आखिरी सवाल का, उससे मुझे याद आया। कहना, जावेद साहब आपको इतने अवार्ड मिल गए, आपकी फिल्में इतनी चल गई, गाने सुपरहिट हो गए, आपकी पोइट्री अप्रिशिएट हो गई, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? तो मैंने कहा कि राजीव साहब, ये इस इंटरव्यू के बाद आप मुझे फांसी देने वाले हैं या गोली मारेंगे? तो चलिए साहब, आखिरी सवाल का आखिरी जवाब। हो गया। नहीं, एक सेकेंड, मैं इस पे एक ऐड कर दूं। हमारी एक टीचर थी, उनका अंग्रेजी में थोड़ा हाथ कमज़ोर था, तो मैंने उनसे बोला, मैम हैव यू सीन क्रिस्टोफर सर? उन्होंने बोला, या ही जस्ट पास्ड अवे। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जावेद साहब और गुलजार साहब दोनों ने साहिर लुधियानवी साहब का खूब जिक्र किया और क्या अच्छी गुफ्तगू हुई। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि साहिर का जो मिसरा है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इसको कैसे डिफाइन आप दोनों करेंगे? आपका सवाल अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखें कि हर नज़्म या हर शेर या हर गज़ल जो है, वो शायर ने एक ख़ास मूड में लिखी है, ख़ास लम्हे में लिखी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अब यही उसकी ज़िंदगी का यकीन है। तो वो उस लम्हे को उसने कैप्चर किया है जब उसकी ये फीलिंग थी। अब इसी शायर ने वो भी गाना लिया, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो अब ये भी उसने लिखा है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। अब ये तो वो आदमी नहीं है जो कह रहा है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, एक पॉजिटिव थिंग। तो लम्हे की बातें होती हैं, वो अलग अलग लम्हे में एक शायर, एक अदीब कुछ महसूस करता है, उस लम्हे को कैप्चर कर देता है और उन्हें अल्फाज दे देता है जो शायद हम जैसे आम लोग ना दे पाते। तो अब हमें जब उस मूड में हम जाएं, जब हमारे पास वो लम्हा आए, तो ये मिसरा काम आएगा। जब हम किसी दूसरे मूड में हो तो उसी शायर का कोई दूसरा मिसरा काम आ जाए। तो ये देखिए कि क्या ये बात जो कही जा रही है वो यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन एक पल की हकीकत है। तो ये बात कितनी अच्छी तरह कही गई। गुलजार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये आखिरी सवाल का आखिरी जवाब था। अच्छा, ये कमाल ये है कि हम लोग यहाँ जमे इसलिए हुए हैं, इन्होंने मुझे याद दिलाया, मैं भूल गया था कि एक किताब है जादूनामा, जिसको ये रिलीज़ करने वाले हैं। ये बात हम सबके दिमाग से निकल गई। तो अब उसको करवा दीजिए जो होना है। और मैं चाहूँगा कुछ और लोग भी स्टेज पे आएँ। और वो एक होता है सब किताब लिए खड़े, तो उससे मालूम हुआ ना किताब काफ़ी पॉपुलर है। आइए तब्बू जी, फरा जी, जोया जी। अच्छा, पहले हम कर ले फिर। चलो ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाए किसके बारे में।
आज एक काफ़ी यादगार पल हुआ, एक काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन हुआ, बुक का लॉन्च हुआ. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? वेल आई जस्ट वांट टू से कि कुछ ज़िंदगी में ऐसे दिन होते हैं जो आपके मेमोरी में हमेशा रह जाते हैं, और मेरे लिए गुलजार साहब, जावेद साहब इतने ख़ास हैं कि मैं बता नहीं सकती. उन दोनों को एक साथ देखना अपने आप में जादू है. और जावेद साहब के पास इतनी सारी बातें हैं कहने को, वो सब इस किताब में एक साथ हैं. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. इतने लोगों को आप प्यार करें, लुक अप करें. ये एक लेजेंड्स हैं और इनको सुनना और एक साथ सुनना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शाम थी. और मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं बहुत खुशकिस्मत हैं. उन लोगों की बातें सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं, उन लोगों के एक साथ देखने के लिए लोग तरस जाते हैं. उनकी लिखी हुई किताब आज आपके हाथ में, आप कितना एंजॉय करने वाली हो? मुझे लगता है ये जावेद साहब जो भी बोलते हैं वो मोतियों की तरह होते हैं. उन्हें आप सुनते हैं, निहारते हैं, एंजॉय करते हैं. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बुक इसी के वेरी साथ मच. साथ आपको आगे किस अंदाज में देखने वाले हैं? काफ़ी सारे अलग अंदाज होंगे. देखते रहिए, उन्हें नज़रअंदाज मत करिए. दिया जी, आज क्या कहेंगे आप? बुक लॉन्च था जावेद जी का, और मतलब कि जादूनामा करके बुक लॉन्च कॉफ़ी टेबल बुक है, कि क्या कहेंगे इसके बारे में आप, और कितना इंटरेस्टिंग लगा आपको? मैं अपने आप को बेहद खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे आज जादूनामा के बुक लॉन्च में बुलाया गया और गुलजार साहब के हाथों इस बुक का लॉन्च हुआ. और जावेद साहब और गुलजार साहब की जो दोस्ती है, उनकी जो शख्सियत है, उन दोनों के बीच में जो बातें हुई, उनको सुनने का मौका मिला. थैंक यू सो मच. सो हेलो मैम, आज हेलो. जादूनामा बुक लॉन्च हुआ जी. सर के हाथों से. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? I'm very overwhelmed with the evening. I'm very overwhelmed seeing my dad and Gulzar Saab on stage, and it was just it was one of the most charming evenings I've had. So right now my head is there. I haven't read the book. It's just come to me now. I know I've been interviewed for it, and मुझे stories पता है, लेकिन मैंने पूरी किताब पढ़ी नहीं है. I'm going to read it now. But right now I'm still in that evening. Yeah. मैम काफ़ी सारी चीज़ें जावेद जी ने लिखी होंगी उनके बारे में, आप भी कुछ चीज़ों का हिस्सा रही होंगी इस कॉफ़ी टेबल बुक में. तो आपको क्या लगता है, मतलब हम जावेद जी को एक लिरिक्स राइटर के उसको जानते हैं, काफ़ी ह्यूमरस साइड आप जानते हैं, तो कितने ह्यूमरस हैं? He is very funny. He's very funny. I think he's survived everything in his life with humor. So I think he uses it for a lot of things. And yeah, it's... Lastly, birthday wish for Farhan sir. Yes, it's his birthday today, Farhan. So happy birthday to him. And may he have many, many years. Thank you so much. Thank you. मैम सेंटर देखिए, सेंटर में यार बेटा एक्सक्यूज मी, आप होल्ड करना. Thank you very much. Thank you. आप आज जावेद जी का बुक लॉन्च था, कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं कहूँगी कि ये बुक बहुत प्रेशियस है, सबको लेनी चाहिए. इसमें बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें लिखी होंगी जो आप अंदाज़ा नहीं कर सकती. और आज जो इवेंट हुआ है गुलजार साहब और जावेद अंकल का साथ में, इनकी अगर आप 5,000 10,000 रुपीज़ पर टिकट भी अगर रखते इस इवेंट का तो वर्थ इट होता. फराज जी, लास्टली आज आप बिग बॉस में दिखने वाली हो, काफ़ी इमोशनल दिखने वाली हो, उसके बारे में कुछ बता दीजिए. उर्मिला जी, क्या कहेंगे आज आप जावेद जी का? देखिए, जावेद साहब की पर्सनालिटी, शख्सियत जो है, उसे कुछ चंद लफ्ज़ों में समेटना नामुमकिन है. लेकिन मुझे लगता है ये खूबसूरत सी किताब ज़रूर एक सफ़रनामा होंगी उनकी शख्सियत के बारे में, उनके ज़िंदगी के पूरा जो सफ़र रहा है उसके बारे में. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे लेकर और इसे पढ़ने के लिए. उनकी मुझे साइन भी मिली है अभी इस पर. और मुझे लगता है आज की शाम की खूबसूरती ये थी कि हमारे देश के सबसे बड़े जो लेजेंड्स हैं लिटरेचर के, वो दोनों इकट्ठे एक साथ हमारे सामने बैठे हुए थे और उनकी बातें और उनकी पोएट्री सब सुनने का मौका मिला. तो हमारे जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑनर रहा आज यहाँ पर आना, और बहुत ही मैजिकल सी शाम रही. उर्मिला जी, जिस तरह से सिचुएशन चल रही है यहाँ पे, मतलब कि पॉलिटिक्स, इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाए, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं राज्यसभा के मेंबर अगर जावेद जी रहते तो कुछ और सिचुएशन रहती? अरे यार, आज ये नहीं सवाल पूछना, आज सिर्फ बुक के बारे में. गुड टू सी यू मैम. आज एक अलग ही बुक लॉन्च हुआ जिसे लोग देखने के लिए तरसते थे, काफ़ी एक्साइटेड है. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट?
जैसे आपने कहा अलग बुक लॉन्च हुआ और मुझे ब्लेस्ड लग रहा है कि हम एक इस रूम में थे, जावेद साहब गुलजार साहब को एक साथ सुनने में इतना मज़ा जो आता है, क्योंकि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, नॉलेज है, लैंग्वेज पर जो कमांड है, बहुत मज़ा आया। आई एम वेरी ग्लैड आई कुड बी हियर। जिस तरह की कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में हुआ, जितनी अच्छी महफिल सजी, आपने कितना एंजॉय किया? बहुत ही एंजॉय किया, मतलब देव लेफ्ट अस इन स्प्लिट्स, क्योंकि वो इतने ह्यूमरस है दोनों। जैसे एक आदमी ने कहा एक टेनिस मैच की तरह था, क्योंकि वो दे वर गोइंग एट इट ईच अदर। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड जावेद अंकल्स बुक जादूनामा। इसी के साथ फाड़ुआ लव स्टोरी में आपका किरदार काफ़ी पसंद आया लोगों को। आगे किस तरह का किरदार आप करने वाली हो, किस में दिखने वाली हो? थैंक यू सो मच। अभी बाल्की सर की एक फ़िल्म आएगी जिसमें शबाना मासी एक्चुअली मेरी ग्रैंड मदर का रोल प्ले कर रही है, तो वो जल्दी आ जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। नहीं आ रही है आपकी जैसे कि आपने बताया सेंसर बोर्ड है, एक एजेंसी है फिल्मों को पास करने के लिए, सीन्स को देखने के लिए, सीन्स को देखने के लिए, फिर भी जो फ्रिंज एलिमेंट है समाज के कुछ ऐसे तत्व हैं